आर्ज स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल बात की थी भौतिक प्रदेश की और भौतिक प्रदेश में हमने मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, आज हम बात करनी है उसके बाद जो अरावली पर्वतमाला है उसकी। देखिए दोस्तों, कल हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये राजस्थान का मैप। दोस्तों, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अरावली है और ये जो भूभाग था, जो 61.11% जो मरुस्थल था उसके बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ये मरुस्थल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इस अरावली की, अरावली पर्वतमाला की। देखिए दोस्तों, अरावली, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, ये भौतिक प्रदेश की सेकंड क्लास है। भौतिक प्रदेश की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अरावली पर्वतमाला। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जिसे आडावाटा या आडावाला कहा जाता है, इसे आडावाटा या आडावाला कहा जाता है। दोस्तों, आडावाला इसे बूंदी में कहा जाता है और जो आडावाटा है ये उदयपुर राजसमंद साइड में कहा जाता है। उदयपुर, उदयपुर में कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ कहाँ फैली है उसके बारे में बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपरी छोर से और यहाँ तक झुंझुनू, उसके बाद सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर और उसके बाद कुछ भाग चित्तौड़गढ़ में भी है। चित्तौड़गढ़ या हम कह सकते हैं राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद और इसके बाद फिर सिरोही, सिरोही। हाँ, कुछ भाग इसका जालौर में भी है दोस्तों, कुछ भाग जालौर में भी है। दोस्तों, रिपीट करना, अरावली पर्वतमाला जिसे आडावाटा या आडावाला कहा जाता है, आडावाटा इसे उदयपुर में कहा जाता है और आडावाला इसे बूंदी में कहा जाता है। ये दोस्तों झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर और चित्तौड़गढ़, फिर राजसमंद और सिरोही तक फैली हुई है। अब दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, राजस्थान में यह सिर्फ 9% भूभाग को घेरती है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो सिर्फ 9% है। क्षेत्रफल कितना है? 9%। और 9% पर सिर्फ 10% जनसंख्या ही निवास करती है। 10% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी जिसे पर्वतीय मिट्टी बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी, इसे पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जो अरावली पर्वतमाला है यह 65 करोड़ वर्ष पुरानी है, पुरानी है, यानी प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग की, प्री कैम्ब्रियन युग से। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है, अरावली पर्वतमाला की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति अरब सागर से मानी गई है, अरब सागर से मानी गई है। और दोस्तों, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अरावली को परिपत्र भी कहा गया है, परिपत्र भी कहा गया। कहाँ कहा गया है? ये विष्णु पुराण में कहा गया। विष्णु पुराण में अरावली को
फ्री पत्थर कहा गया है। एक बार दोस्तों रिपीट करेंगे। अरावली पर्वतमाला है जिसे आडावाटा या आडावाला कहा जाता है। आडावाटा इसे उदयपुर में कहा जाता है और आडावाला बूंदी में कहा जाता है। दोस्तों ये झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही तक फैली हुई है। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना आप, जो अरावली पर्वतमाला है यह दोस्तों दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। दोस्तों अरावली की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, यहाँ औसत ऊंचाई की बात हो रही है दोस्तों, ऊंचाई की बात नहीं हो रही, औसत ऊंचाई की बात हो रही है। 930 मीटर ऊंचाई है, 930 मीटर ऊंचाई है। और दोस्तों ये कहां से कहां तक फैली हुई है? ये दोस्तों अरब सागर के अरब सागर के मिनिकाय से, अरब सागर के मिनिकाय द्वीप से कहां तक? दिल्ली, और दिल्ली में एक पहाड़ी है रायसीन की पहाड़ी तक, रायसीन की पहाड़ी तक फैली हुई है, रायसीन की पहाड़ी तक फैली हुई है। दोस्तों इसके बाद इसकी कुल लंबाई, जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है दोस्तों 692 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में है दोस्तों 550 किलोमीटर। राजस्थान में कुल कितनी है? 550 किलोमीटर। अब इसके बाद दोस्तों ये राजस्थान में जो 550 किलोमीटर है दोस्तों, ये खेड़ ब्रह्मा जो कि सिरोही में है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है, खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। एक बार दोस्तों रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है उसका जो क्षेत्रफल है वो 9% है। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9% है, जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। और इसकी जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और राजस्थान में जो 550 किलोमीटर है, ये खेड़ब्रमा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे अरावली के बारे में, जो कि अरावली की जो मुख्यतः चोटियां हैं, मेन चोटियां, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहीं पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सीकर की बात करते हैं। सीकर में है दोस्तों रघुनाथगढ़ चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी। और दोस्तों एक है मालखेत चोटी, मालखेत चोटी। एक दोस्तों झुंझुनू में है लोहागरल चोटी। और दोस्तों एक जयपुर में है खो, जयपुर में खो। चलो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, जयपुर में है खो। अब दोस्तों ये जो है ये है 1055 मीटर ऊंची, 1055 मीटर ऊंची। और जो मालखेत की चोटी है, मालखेत चोटी है, ये है 1052 मीटर ऊंची। और दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं उत्तरी अरावली की। ये अरावली है, अरावली को हम 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, हमें पढ़ने में आसानी होगी। ये अरावली है,
इस साइड में झुंझुनू और इस साइड में सिरोही। ये दक्षिणी अरावली हो गई, ये मध्यम अरावली हो गई और ये उत्तरी अरावली हो गई, उत्तरी अरावली। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम सर्वप्रथम जो उत्तरी अरावली है उसकी, उत्तरी अरावली की हम बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे देखिए, लोहागरल। ये जो लोहागरल है ये है 1051 मीटर ऊंची। लोहागरल है वो है 1051 मीटर ऊंची। और जो दोस्तों खो है, जो कि जयपुर की खो है, वो है 920 मीटर ऊंची, 920 मीटर ऊंची। उत्तरी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ चोटी है जो 1055 मीटर ऊंची है। उसके बाद सेकंड पे आती है मालखेत चोटी जो 1052। ये दोस्तों दोनों है, ये दोनों सिरोही में है, नहीं सीकर में है, सॉरी सीकर में, दोनों ही सीकर में है। लोहागरल चोटी ये है झुंझुनू में, झुंझुनू में। और जो खो है ये है जयपुर में। देखिए दोस्तों ये हो गया उत्तरी अरावली। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की हम बात करते हैं। तो दक्षिणी अरावली में दोस्तों जो मध्यम अरावली है वो आती है, सर्वप्रथम आती है यहां पर अजमेर का महत्वपूर्ण भाग रहता है, अजमेर का, क्योंकि अजमेर है वो बिल्कुल बीच में पड़ता है। तो अजमेर में सर्वप्रथम मोरारजी, मोरारजी, और उसके बाद फिर उसके बाद तारागढ़, तारागढ़ पहाड़ी, और उसके बाद तारागढ़। चलो दोस्तों इनको क्लियर करते हैं पहले। जो मुरारजी है दोस्तों वो है 930 मीटर ऊंचाई पे, मुरारजी है वो है 930 मीटर ऊंचाई पे। और जो तारागढ़ है, तारागढ़ है दोस्तों 877 मीटर ऊंचाई पे। कितना है दोस्तों 877 मीटर, 870 मीटर ऊंचाई पे, 870 मीटर ऊंचाई पे। उसके बाद आती है दोस्तों नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी ये है दोस्तों 795 मीटर ऊंचाई पे, 795 मीटर ऊंचाई पे। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अरावली की मध्य चोटी कौन सी है, अरावली की मध्य चोटी कौन सी है, तो दोस्तों मध्य चोटी है वो है तारागढ़ जो 870 मीटर ऊंची है। क्लियर है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरी अरावली की बात करते हैं। उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी है वो है रघुनाथगढ़ चोटी जो 1055 मीटर ऊंची है। उसके बाद आती है मालखेत चोटी जो 1052 मीटर ऊंची है, ये दोनों ही सीकर में है दोस्तों। उसके बाद आती है लोहागरल चोटी जो 1051 मीटर ऊंची है जो कि झुंझुनू में है। उसके बाद जयपुर की खो जो 920 मीटर ऊंची है जो जयपुर में है। उसके बाद दोस्तों दक्षिणी अरावली, ये उत्तरी अरावली कंप्लीट, इसके बाद दक्षिणी अरावली तक, सॉरी दोस्तों ये मध्यम अरावली होगा, मध्यम अरावली, मध्यम अरावली। मध्यम अरावली में अजमेर पड़ता है दोस्तों। तो मध्यम अरावली में एक मोरारजी है, मोरारजी चोटी जो 930 मीटर ऊंची है, दूसरी तारागढ़ जो 870 मीटर ऊंची है, और तीसरी है नाग पहाड़ी जो 795 मीटर ऊंची है। अब दोस्तों बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली की। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली में दोस्तों दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली में दोस्तों
सर्वप्रथम देखिए दक्षिणी अरावली में कौन से जो जिले हैं वो आते हैं, तो जो सिरोही है, जालोर है, ये जिले आते हैं दक्षिण में। दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं, जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, गुरु शिखर। उसके बाद है दोस्तों शेर। गुरु शिखर है दोस्तों 1722 मीटर, और दोस्तों कई बार आपको 1727 भी मिलेगा, और कई जगह 1725 भी मिलेगा। दोस्तों ये तीनों ही सही है। क्यों सही है? वास्तविक जो ऊंचाई है वो 1722 है, लेकिन उसके ऊपर 5 मीटर ऊंचा ध्वजन है। तो 5 मीटर ऊंचा ध्वजन है, इसके कारण इसकी 1727 मीटर ऊंचाई कर दी गई है। दोस्तों ये जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर को तोड़ने तोड़ने गुरु शिखर को संतों का शिखर बताया, संतों का शिखर बताया, और हिंदू ओलंपस भी कहा था, हिंदू ओलंपस, हिंदू ओलंपस भी कहा था। इसके बाद आती है दोस्तों शेर। शेर पहाड़ी है 2 नंबर पे। शेर पहाड़ी दोस्तों, गुरु शिखर है वो सिरोही में, और शेर पहाड़ी भी सिरोही में। ये दोस्तों 1597 मीटर ऊंचाई पे है, 1597 मीटर ऊंचाई पे है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं शेर पहाड़ी 1597, उसके बाद है दोस्तों देलवाड़ा। देलवाड़ा, ये जो देलवाड़ा है, देलवाड़ा भी दोस्तों सिरोही में, ये भी सिरोही में। देलवाड़ा भी दोस्तों सिरोही में। ये जो देलवाड़ा है दोस्तों, ये 1442 मीटर ऊंचाई पे, 1442 मीटर ऊंचाई पे है। अब देखिए दोस्तों, अब हम दर्रों की बात करते हैं, जो मेन दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों जो हाथीनाल दर्रा है, हाथीनाल, हाथीनाल, ये दोस्तों उदयपुर में। और हाथी गुड्डा नाल, हाथी गुड्डा नाल, ये है दोस्तों राजस्थान। हाथीनाल उदयपुर, और हाथी गुड्डा नाल दर्रा है वो है राजसमंद में। अब देखिए दोस्तों, ये जो अरावली है, अरावली है ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। अरावली है वो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को राजपुताना की राजपुतानों की सुरक्षा दीवार बताया है। सुरक्षा दीवार, कर्नल जेम्स टोड ने अरावली को राजपुतानों की सुरक्षा दीवार बताया है। और अबुल फजल ने दोस्तों, अबुल फजल, ये देसी बंदा था अबुल फजल, इसने ऊंट की गर्दन के समान बताया है, ऊंट की गर्दन के समान बताया है। किसको बताया दोस्तों? अरावली को। अब देखिए दोस्तों, कुछ दर्रे हैं उनकी बात कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन कर लेता हूं। कुछ दर्रों की बात कर लेता हूं दोस्तों। दर्रा, पहले समझिए दोस्तों दर्रा क्या होती है। दोस्तों पहाड़ों के मध्य एक ऐसा स्थान जो दूसरी तरफ के किसी शहर, गांव या किसी को भी जोड़ता हो, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा। किसी एक स्थान से, पहाड़ों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का जो रास्ता होता है उसे दर्रा कहते हैं। जैसे दो पहाड़ हो गए, उनके बीच से मध्य से कोई रास्ता है तो उसे क्या कहते हैं?
दर्रा कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दर्रों की। एक देखिए दोस्तों, परबेरिया दर्रा, परबेरिया दर्रा, ये जो परबेरिया दर्रा है दोस्तों, यह अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। परबेरिया दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, अजमेर को मसूदा से जोड़ता है। ये लो जी, जोड़ दिया। अब एक दोस्तों सुर्रा घाट दर्रा है, सुर्रा घाट दर्रा, और दोस्तों इसे शिवपुरा दर्रा भी कहते हैं, शिवपुरा दर्रा भी कहते हैं। दोस्तों ये जो दर्रा है, ये दोस्तों अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है, अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है। अब दोस्तों एक दर्रा है गोरम घाट, गोरम घाट, इसमें दोस्तों अजमेर और अजमेर को मेवाड़ से भी जोड़ता है, और मेवाड़ के साथ साथ मारवाड़ से भी जोड़ता है। अजमेर को मेवाड़ से भी जोड़ता है और मारवाड़ से भी जोड़ता है। तो दोस्तों परवेरिया दर्रा है वो अजमेर को मसूदा से जोड़ता है, और सुराघाट दर्रा या शिवपुरा दर्रा है वो है अजमेर को मेवाड़ से जोड़ता है, और गोरम घाट है वो अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ तीनों को जोड़ता है। अब देखिए दोस्तों, भाकर एक शब्द मिलता है, भाकर, भाकर, जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, इनको भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। दोस्तों आपने एक शब्द तो सुना ही होगा, बागड़, बागड़, ये दोस्तों बागड़ डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो मध्य का क्षेत्र है उसे बागड़ कहा जाता है, और दोस्तों इसे ही मेवल भी कहा जाता है, मेवल भी इसे ही कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अरावली हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मरुस्थलीय प्रदेश। राजपूतानों की सुरक्षा दीवार, अबुल फजल ने कहा था कि यह तो ऊंट की गर्दन के समान है, ऊंट की गर्दन के समान है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की, पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ये जो अरावली है, ये जो अरावली है, अरावली के जो नीचे का और हाड़ौती के पठार के मध्य का भाग है वो पूर्वी मैदानी भाग के अंतर्गत आता है, पूर्वी मैदानी भाग। दोस्तों ये 23% राजस्थान में इसका 23% क्षेत्रफल है, जिस पर 39% जनसंख्या निवास करती है। और दोस्तों भौतिक प्रदेश की, भौतिक प्रदेश के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि जनसंख्या घनत्व किसका सबसे अधिक है, तो पूर्वी मैदानी भाग का सबसे अधिक है। कई बार क्या होता है, मरुस्थल का क्लियर करके आते हैं कि 61.11% पर 40%। दोस्तों इससे कम है, ये इससे कम है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग की। पूर्वी मैदानी भाग, इसका दोस्तों निर्माण कैसे हुआ, पहले हम निर्माण की बात करते हैं। निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा नदियां हैं, और नदियों के बहाव के साथ, बहाव के साथ जलोढ़ मृदा आई, और जलोढ़ मृदा से इसका निर्माण हो गया। तो मूलतः कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद दोस्तों इसकी ढाल, यहां पर जो नदियां हैं उनकी ढाल, ढाल है दोस्तों पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ ढाल, ढाल मिलती है पूर्व की तरफ, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर मूलतः मुख्यतः 3 बेसिन है, जैसे
चंबल बेसिन, बनास बेसिन और उसके बाद माही बेसिन। तो दोस्तों पहले चंबल बेसिन की बात कर लेते हैं। चंबल बेसिन में दोस्तों चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, फिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, फिर धौलपुर, और धौलपुर के बाद करौली। अब देखिए दोस्तों, धौलपुर, करौली, कोटा, और सॉरी दोस्तों यहाँ पे बूंदी भी है, बूंदी भी है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली। करौली को डांग की रानी कहते हैं दोस्तों, डांग की रानी कहा जाता है, डांग की रानी कहा जाता है करौली को। चंबल बेसिन दोस्तों, यहां पर बीहड़ भूमि सबसे अधिक है, बीहड़, बीहड़ भूमि। अब देखा होगा कि यू की शुद्ध है, तो बीहड़ भूमि दोस्तों, बीहड़ भूमि कहना क्या, एक हो दोस्तों बीड़, बीड़, बीहड़, बीहड़ दोस्तों नदियों, नदियों के बहाव से, बहाव से जो गड्ढे बन जाते हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उस भूभाग को बीहड़ कहा जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा डाकू रहते थे, डकैती करते थे भाई, सबसे ज्यादा डाकू रहते थे और डकैती करते थे बीहड़ वाले स्थान पर। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां पर है, तो दोस्तों धौलपुर में, धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है, बीहड़ भूमि, सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। अब बीड़ के चीज है, बीड़ क्या होता है, बीड़ होता है दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में, जो शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान को, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना चंबल बेसिन क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं हम बनास बेसिन की। किसकी बात करते हैं, बनास बेसिन की, बनास बेसिन की, बनास बेसिन। बनास बेसिन में दोस्तों सबसे पहले राजसमंद, राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़। दोस्तों बनास बेसिन में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, और अजमेर के बाद टोंक। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, या बाद में हम लिखेंगे टोंक, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक। ये जो क्षेत्र है ये आता है बनास बेसिन के अंतर्गत। अब दोस्तों माही बेसिन, माही बेसिन, माही बेसिन, ये देखिए दोस्तों, इधर समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। ये हमारा राजस्थान का जो मैप है, इधर है दोस्तों बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है 26 किलोमीटर की, चिखली गांव से निकलती है। और दोस्तों इधर है डूंगरपुर, और यहां है प्रतापगढ़, वैसे थोड़ा नीचे पड़ता है, यहां पर पड़ता है, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम। यहां पर डूंगरपुर, यहां पर बांसवाड़ा, और यहां पर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़।
माही नदी दोस्तों एमपी से निकल के ऐसे उल्टे यू आकार से है जो गुजरात तक जाती है, एमपी से निकल के गुजरात तक जाती है। तो दोस्तों कौन सा क्षेत्र आएगा? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद डूंगरपुर, और इसके बाद दोस्तों देखिए इसके बाद आता है पश्चिमी भूभाग आता है इसका, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का पश्चिमी भूभाग आता है। उसके बाद चित्तौड़ का आता है दक्षिणी नहीं सॉरी पश्चिमी नहीं दक्षिणी भूभाग आता है, दक्षिणी क्योंकि नीचे का है ना दक्षिणी भूभाग। और जो पूर्वी भूभाग है वो आता है प्रतापगढ़ का, नहीं राजसमंद का, राजसमंद का, राजसमंद का, सॉरी राजसमंद का। तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और दक्षिणी चित्तौड़ और पूर्वी राजसमंद का कुछ क्षेत्र आता है। अब देखिए दोस्तों ये जो प्रतापगढ़ है, यहां पर प्रतापगढ़ है, यहां पर बांसवाड़ा है, दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? कांठल कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। 56 की पहाड़ियां और यहां पर कांठल कहा जाता है। दोस्तों अब हमारा रह गया हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। दोस्तों स्टोरेज की अपर्याप्तता के कारण हम वीडियो छोटी बना पाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। तो दोस्तों बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों सब्सक्राइब भी करना और लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।